हेलो फ्रेंड्स, ए टू इंडिया बाय रोहित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा सेशन है इतिहास का। हमने एक टॉपिक उठाया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये एक भारत का जो भारतीय इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और इससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उनको पढ़ने के बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो इसके हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। यदि बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है भारत की एक ऐसी पूर्वगामी संस्था थी जिसने हमारे भारत की आज़ादी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो जिसके बारे में हम यदि बात करें तो महत्वपूर्ण, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है मुख्य तथ्य। यदि मुख्य तथ्य की बात करें तो पूछा जाता है कि हमारी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो मैंने लिखा है जैसे कि मैंने लिखा है कि मुख्य तथ्य, एवं यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर और उसके भारत की आज़ादी तक जो विशेष अधिवेशन हुए थे, जिसके माध्यम से बहुत से जैसे वायसराय थे एवं भारत के भी कुछ लोग थे जैसे क्रांतिकारी नेता, तो उन्होंने कुछ व्यंग करे थे। तो उनके कारण जो है उन्होंने जो भी महत्वपूर्ण बातें कही थी उनको मैंने यहाँ पर इंगित किया है। और उसके बाद जो है हमने जो ये अधिवेशन है इनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार पहले हम पढ़ लेते हैं कि भारत में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं और पृष्ठभूमि बना लेते हैं। तो सबसे पहले यदि बात करें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसकी स्थापना कब हुई थी। एक प्रश्न तो जाने अब तक न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ये कई बार पूछा जा चुका है। तो पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। कई बार अब तक न जाने पूछा जा चुका। और इसके बाद बात करें संस्थापक कौन थे, तो ए ओ ह्यूम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इन्होंने स्थापना की थी, अर्थात ये संस्थापक थे। और यदि बात करें ए ओ ह्यूम की, तो ए ओ ह्यूम जो थे ब्रिटेन के स्कॉटलैंड के एक निवासी थे और ये भारत में एक अवकाश प्राप्त अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। और यदि ए ओ ह्यूम की बात करें तो ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब करने का निर्णय लिया था, तो इन्होंने कांग्रेस को एक सेफ्टी वाल्व, एक सुरक्षा घेरा, एक सुरक्षात्मक रणनीति के रूप में इसकी स्थापना की थी। लेकिन बाद में इन्हें भी नहीं पता था कि कांग्रेस जो है भारत की आज़ादी में एवं विभिन्न अधिवेशनों के माध्यम से इतनी व्यापक हो जाएगी जो कि भारत की आज़ादी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो अब हम पढ़ लेते हैं आगे कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी। स्थान पूछा जाता है कि कौन सा स्थान है जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, जो कांग्रेस की स्थापना थी वो पहले इसकी बैठक जो थी वो पुणे में होने की थी, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से पुणे में ना हुई और बम्बई में हुई थी। इसके कारण अब हम बात करते हैं, जैसे बम्बई में हुई तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कौन से विद्यालय में हुई थी। तो पूछा जाता है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय जो था बम्बई में, यहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी और स्थान भी यही था। अब हम बात करते हैं आगे। पूछा जाता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो इसकी जो पूर्वगामी संस्था थी इसका नाम क्या था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम नहीं था। इसका नाम था पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से जाना जाता था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। लेकिन बाद में जो दादा भाई नौरोजी थे, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी जी ने ही इसका नामकरण किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में। पहले इसे हम भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जानते थे और इसके बाद जब दादा भाई नौरोजी जी ने इसका नामकरण किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में,
तब से ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में जानी जाने लगी। और इस समय की पूछा जाता है कि वायसराय कौन थे, तो वायसराय था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय था और इसका कार्यकाल था 1884 से लेकर 1888 तक। तो 1884 से 88 तक था और स्थापना हुई थी 1885 में। तो इसीलिए पूछा जाता है कि उस समय कौन सा वायसराय था जिसके समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो 1885 में था लॉर्ड डफरिन। ये थे महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम बात कर लेते हैं जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और उससे लेकर जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुई, इसके बीच कई लोगों ने इस पर व्यंग कसा था कि इसकी मतलब इसकी आलोचना की थी। तो उससे संबंधित जो भी तर्क थे, मैंने इसमें महत्वपूर्ण जो भी तर्क थे उनको लिया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से तर्क थे जिनके माध्यम से कांग्रेस की आलोचना की गई थी। तो सबसे पहले बात करें जो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन उस समय का वायसराय था। और यदि बात करें कि लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था, तो इसने कहा था सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था। मतलब जो कांग्रेस थी, इसके अधिवेशन जो इसकी स्थापना हुई थी और इसकी पहले जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो उसमें मात्र 72 प्रतिनिधि थे, जिसके कारण 72 प्रतिनिधि होने के कारण इसने डफरिन ने व्यंग कसा आलोचना की कि जो कांग्रेस है ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था, अर्थात मतलब जो कांग्रेस के लोगों की सदस्य हैं वो, अर्थात इसकी संख्या जो है बहुत कम है। इसलिए इसने आलोचना के रूप में कहा था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था। तो इस प्रकार से पूछा जाता है कि डफरिन ने कौन सी आलोचना की थी कांग्रेस के बारे में, तो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था। और यदि बात करें दूसरी, तो कर्जन जो था, कर्जन ने भी कर्जन के बारे में तो आप जानते होंगे कि कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन के कारण ये बहुत ही मतलब प्रसिद्ध हुआ था और इसकी बहुत सारी आलोचनाएं भी की गई थी भारतीयों द्वारा, क्योंकि इसने बंगाल का विभाजन कर दिया था। तो इसने एक व्यंग कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है और मेरी ये दिली इच्छा है कि मैं इसमें सहयोग करूं। तो कर्जन ने एक आलोचना की थी, आलोचना या व्यंग कहा था, जिसके कारण ये कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है और मेरी ये दिली इच्छा है कि इसमें मैं सहयोग करूं। तो पूछा जाता है कि कौन सी आलोचना की थी, तो इस प्रकार से हम इसको पढ़ सकते हैं। और यदि आगे बात करें तो जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी थे, उन्होंने भी एक आलोचना की थी कि भीख मांगने वाली संस्था। अब ये भीख मांगने वाली संस्था इन्होंने क्यों कहा था? उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हम बात करें तो शुरुआती दौर में जो इसका जितने भी अधिवेशन हुए थे उनमें सभी जो नेता थे जितने भी, वो उदारवादी विचारों वाले नेता थे। और जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, ये जो थे एग्रेसिव विचारों में विश्वास रखते थे। तो इन्होंने जो उदारवादी नेता थे वो, उनकी बात करें तो उदारवादी नेताओं की एक खास बात ये थी कि वो अहिंसात्मक नीति में विश्वास रखते थे और अंग्रेजों के सामने प्रस्ताव इस प्रकार से रखते थे कि इससे हिंसा ना हो। तो इस प्रकार से जो तिलक जी थे, जो गर्म दल के नेता थे, वो कहते थे कि इन्होंने जो कांग्रेस है वो अपने प्रस्ताव इस प्रकार से रखती है जैसे कि वो भीख मांग रही है, भिक्षा मांग रही है। तो इस प्रकार से कहा था तिलक जी ने कि भीख मांगने वाली संस्था। और यदि बात करें फिरोज शाह मेहता की, तो फिरोज शाह मेहता जी ने भी कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। अर्थात फिरोज शाह मेहता जी ने कहा था कि कांग्रेस जो है पूरी जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, इसलिए उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो गांधी जी ने भी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा हमारे भारत को आज़ाद हो गया था, तो गांधी जी ने भी कहा था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। इस प्रकार का सुझाव दिया गया था। लेकिन कांग्रेस, जब भारत को आज़ादी मिल गई थी तो कांग्रेस इतनी व्यापक हो गई थी जिसके कारण जो गांधी जी का सुझाव था उसे नकारात्मक कर दिया गया, मतलब उनकी बात को उपेक्षित कर दिया गया था, जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बड़ी की पार्टी के रूप में रह गई थी। तो इस प्रकार से जो व्यंग्य कसे गए थे। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कि हमारे जो भी महत्वपूर्ण अधिवेशन है इनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको अब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। यदि इनकी बात करें तो
जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो इसमें कई सारे अधिवेशन हुए थे और इसकी स्थापना से लेकर जब तक भारत आज़ाद नहीं हो गया तब तक इसके अधिवेशन होते रहे थे। तो हम एक एक अधिवेशन को जो भी महत्वपूर्ण अधिवेशन है उन्हीं को मैंने इस टेबल में लिखा है और उनको हम पढ़ने वाले हैं और जो भी महत्वपूर्ण विशेषता हैं उनको हम पढ़ेंगे। जैसे अधिवेशन कौन सा किस सन में अधिवेशन हुआ था और स्थान कौन सा था और अध्यक्ष कौन बना था उस अधिवेशन में और विशेषता उस अधिवेशन की क्या दी, तो उससे संबंधित अब हम पढ़ने वाले हैं। यदि बात करें पहले अधिवेशन की जो 1885 में अधिवेशन हुआ था, ये बम्बई में अधिवेशन हुआ था। तो आप पढ़ ही चुके हैं कि स्थापना जब हुई थी तो ये बम्बई में पहला अधिवेशन हुआ था। और इसकी बात करें आगे हम तो इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो प्रथम अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का उस समय अध्यक्ष थे। और इसकी विशेषताएं क्या थी, तो इसकी विशेषताएं जो थी इसमें सबसे पहली बात ये थी कि 72 प्रतिनिधियों ने इसमें 72 प्रतिनिधि जो थे इस अधिवेशन में शामिल हुए थे। तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें बहुत ही कम प्रतिनिधि थे और जो 72 प्रतिनिधि हैं इससे तो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें कितने प्रतिनिधि थे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और यदि बात करें जो एओ ह्यूम थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी वो इस समय प्रथम महासचिव के रूप में चुने गए थे। तो पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें प्रथम महासचिव कौन थे, तो एओ ह्यूम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की अपने, जैसे जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, ये 4 लगातार अधिवेशन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों जो हैं लगातार बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है और इनसे अब तक न जाने कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए ये चारों अधिवेशन जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में और ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता जो कि उस समय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, इसके कारण कलकत्ता में आज़ादी से पहले लगभग 10 अधिवेशन हुए थे। तो 1886 का अधिवेशन जो है कलकत्ता में हुआ था। और बात करें कि अध्यक्ष कौन हुए थे, तो अध्यक्ष हुए थे दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। और इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे ये 3 बार अध्यक्ष चुने गए थे पूरे कांग्रेस के कार्यकाल में, 1886 में और 93। 1886 जो कि इनका पहला अधिवेशन था और 93 में भी चुने गए थे और 1906 में इनको 3 बार अध्यक्ष चुना गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, यदि बात करें हम तो इसके बाद तीसरा जो अधिवेशन हुआ था 1887 में, ये हुआ था मद्रास में और मद्रास में हुआ था। और इसकी यदि बात करें हम तो इसके अध्यक्ष चुने गए थे बदरुद्दीन तैयब जी। इनसे अब तक न जाने कितनी बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि बदरुद्दीन तैयब जी जो है, अब विशेषता क्या थी, एक प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है वो कौन बने थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में बदरुद्दीन तैयब जी को जाना जाता है। और यह अधिवेशन कब हुआ था, तो मद्रास में हुआ था 1887 में। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जिससे कांग्रेस के जो अधिवेशन है वो अलग अलग इसलिए किए जाते जिससे कि कांग्रेस की जो पार्टी है वो किसी एक स्थान की पार्टी ना बनाई जाए और इसको व्यापक तौर पर भी इसको प्रयास किए जाते थे, जिससे कि अलग अलग अधिवेशन अलग अलग स्थानों पर किए जाते थे एवं अलग अलग हर अधिवेशन में अलग अलग अध्यक्ष को बनाया जाता था। दी मैं आपको बात करूं, जैसे सबसे पहले बात करूं तो इसका पहला अधिवेशन हुआ था, जैसे ये आप मान लो भारत का है। सबसे पहले जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था बम्बई में। इसके बाद दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। इसके बाद तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में और 14 अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। तो इस प्रकार से जो अधिवेशन थे वो अलग अलग स्थानों पर हुआ करते थे, जिससे कि कांग्रेस को एक स्थान की पार्टी ना बनाया जाए और अलग अलग जब अधिवेशन अलग अलग स्थानों पर होते थे, जिसके कारण भारत के जो अलग अलग स्थानों से प्रतिनिधि थे वो उसमें जुड़ पाते थे और जिसके कारण जो कांग्रेस थी वो एक बड़ी पार्टी के रूप में भारत में सामने आई। और इसमें देखा जाए तो हर अलग अलग स्थान भी होते थे और दूसरी बात अध्यक्षों को भी अलग अलग नामित किया जाता था। जैसे प्रथम अधिवेशन हुआ था तो व्योमेश चंद्र बनर्जी
जो कि एक हिंदू थे। दूसरा अधिवेशन हुआ था तो दादा भाई नौरोजी जो कि पारसी थे। और तीसरा अधिवेशन हुआ था तो मद्रास में हुआ था, और बदरुद्दीन तैयबजी जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से थे। और चौथा अधिवेशन जो हुआ था इलाहाबाद में, तो जॉर्ज यूले अर्थात ये ईसाई थे। तो इस प्रकार से क्या हुआ था, मतलब जो अधिवेशन भी अलग अलग स्थानों पर होते थे एवं अध्यक्ष भी अलग अलग बनाए जाते थे, जिससे कि कांग्रेस को एक स्थान की पार्टी न बनाई जाए। एवं जहाँ भी इसका अधिवेशन होता था तो उस अधिवेशन के लोग समझते थे कि ये हमारे हितों के संबंधित पार्टी है, तो इसलिए इसमें बहुत अधिक लोग जुड़ पाए थे। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। जैसे पहला अधिवेशन प्रथम हुआ था बम्बई में, व्योमचंद बनर्जी थे, 72 प्रतिनिधि इसकी विशेषता थी। प्रथम महासचिव एओ ह्यूम थे। दूसरा अधिवेशन जो हुआ था 1886 में कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ था, और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और ये 3 बार पूरे कांग्रेस के कार्यकाल में बनाए गए थे, जैसे 1886, 93 और 1906 में अध्यक्ष इनको नामित किया गया था। इसके बाद यदि बात करें, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए थे। 87 में मद्रास में हुआ था ये अधिवेशन, और बदरुद्दीन तैयबजी जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। और जो चौथा हुआ था 1888 में, तो ये इलाहाबाद में हुआ था अधिवेशन। और इलाहाबाद की यदि बात करें तो वर्तमान में इसका नाम है प्रयागराज, और प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। जॉर्ज यूले से एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये प्रथम कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष के रूप में या गैर भारतीय अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। तो पूरे यदि कार्यकाल की बात करें कांग्रेस के, तो टोटल 4 ही अंग्रेजों को, मतलब 4 विदेशी लोगों को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। तो हालांकि 4 उनसे लोगों से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। जॉर्ज यूले जो कि प्रथम अंग्रेज या गैर भारतीय थे, इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। यदि आगे की हम बात करें तो 1896 में इसके बाद जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ था 1896 में, और हम यहाँ पढ़ ही चुके हैं, जैसे कि 1896 में अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। और आगे बात करें, ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, और रहीमतुल्लाह सयानी, ये अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण था। रहीमतुल्लाह सयानी जो थे, इनकी अध्यक्षता में पहली बार भारत में जो है कांग्रेस द्वारा वंदे मातरम को गाया गया। वंदे मातरम की यदि हम बात करें तो भारत का राष्ट्रीय गीत के रूप में जाना जाता है वंदे मातरम। और इसको जो है रचा है, इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, उन्होंने इसको लिखा है और राष्ट्रीय गीत के रूप में जाना जाता है। तो पहली बार हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कौन से अधिवेशन में गाया गया था, तो 1896 के अधिवेशन में, और एक कलकत्ता में हुआ था, और रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो 1905 का अधिवेशन हुआ था। 1905 के समय में आपको पता ही होगा कि कांग्रेस का जो उस समय जो है बंगाल का जो है कर्जन ने विभाजन कर दिया था, तो जिसके कारण 1905 में अधिवेशन हुआ था। और देखा जाए तो हर साल दिसंबर के महीने में कांग्रेस का अधिवेशन होता था वार्षिक रूप से, और कभी कभार विशेष अधिवेशन भी बिठाए जाते थे। जो उस समय की कोई विशेष बात होती थी तो उस समय विशेष अधिवेशन भी बुलाए जाते थे, लेकिन इनकी वार्षिक बैठक जो है वो दिसंबर महीने में ही होती थी। तो अब हम बात करते हैं 1905 की। 1905 में ये अधिवेशन हुआ था वाराणसी में। वाराणसी में ये अधिवेशन हुआ था, और उस समय गोपाल कृष्ण गोखले जो थे इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, जो कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु के नाम से भी जाने जाते हैं। और उसमें इन्होंने, कांग्रेस ने स्वदेशी जो आंदोलन था, बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया था। एक प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो बंग भंग आंदोलन के रूप में भी जान सकते हैं और स्वदेशी आंदोलन के रूप में भी जानते हैं। ये जो स्वदेशी आंदोलन है, ये 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 1906 में। जैसे बात करें हम, तो ये भी अधिवेशन एक महत्वपूर्ण अधिवेशन था, और 1906 में ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, और दादा भाई नौरोजी जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। तो दादा भाई नौरोजी जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि स्वराज शब्द का पहली बार कांग्रेस द्वारा प्रयोग किया गया था। तो
तो पूछा जाता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में हुआ था, तो 1906 के अधिवेशन में। और अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और यदि हम आगे बात करें तो 1907 जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था, और ये अधिवेशन सूरत में हुआ था। सूरत में ये अधिवेशन हुआ था। और यदि इसकी बात करें तो रास बिहारी बोस जो कि इसके अध्यक्ष बने थे। रास बिहारी बोस इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। और इसकी सबसे खास बात ये थी कि 1907 में ही कांग्रेस का विभाजन हो गया था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन के रूप में भी जाना जाता है। और गरम और नरम दल, ये दो दलों में विभाजित हो गया था कांग्रेस। गरम मतलब जो एग्रेसिव विचारों में विश्वास रखते थे, तो जैसे बाल गंगाधर तिलक, रास बिहारी घोष, इस प्रकार के जो लोग थे वो गरम दल में, और नरम दल में जो नरम दल के लोग थे। तो इस प्रकार से दो दलों का दल बट गए थे, उसमें एक गरम दल और दूसरा नरम दल। तो 1907 में पूछा जाता है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कौन से अधिवेशन में हुआ था, 1907 के सूरत अधिवेशन में। हम बात करते हैं नेक्स्ट 1911 का जो अधिवेशन है, ये भी एक महत्वपूर्ण अधिवेशन है। पूछा जाता है, जैसे बात करें तो पहली बार वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत हमारा गया था तो 1896 में गाया था। और जो 1911 की हम बात करते हैं तो इस अधिवेशन में गया था जन गण मन, जो कि हमारा राष्ट्रीय गान के रूप में जाना जाता है। तो इन दोनों को हम साथ साथ याद रख सकते हैं। जैसे 1896 में गाया था वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में, और 1911 में गाया गया था जन गण मन, जो कि हमारे देश का राष्ट्रीय गान है। तो पहली बार ये अधिवेशन में गाया गया था 1911 के। और एक कलकत्ता में हुआ था। दोनों अधिवेशन जो हैं कलकत्ता में ही हुए थे। और 1896 वाले में हुए तो पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, और कलकत्ता में ही दोनों हुए थे। और इसके बाद जो जनगण मन है वो गाया गया था 1911 में। और बिशन नारायण धर इस समय अध्यक्षता कर रहे थे, बिशन नारायण धर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार वंदे मातरम गाया गया था तो एक कौन से अधिवेशन में गाया गया था, तो 1896 के। कहाँ हुआ, तो कलकत्ता। और कौन अध्यक्षता कर रहे थे, तो रहीमतुल्ला सैनी। और जब पूछा जाता है कि जनगण मन पहली बार कब गाया गया था, तो 1911 के अधिवेशन में। और कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता। दोनों कलकत्ता में ही हुए थे। और अध्यक्षता कौन कर रहे थे जनगण मन के समय, तो बिशन नारायण धर। ठीक है, तो इनसे संबंधित जो भी फैक्ट थे वो हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं नीचे हमने जो पढ़ना है 1916 का अधिवेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था। इसकी यदि हम बात करें तो ये अधिवेशन 1916 का लखनऊ में आयोजित किया गया था। लखनऊ वाला ये अधिवेशन अब तक न जाने कितने एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है कि 1916 का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे और इसकी विशेषताएं क्या थी। तो इनसे संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे अंबिकाचरण मजूमदार। अंबिकाचरण मजूमदार इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। और अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1916 का अधिवेशन था। और इसकी विशेषताएं ये थी कि इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग इसी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इन दोनों में समझौता हो गया था। और गरम और नरम दल इन दोनों का भी समझौता, जो कि सूरत 1907 के अधिवेशन से जो गरम और नरम दल के जो सदस्य थे वो अलग अलग विभाजित हो गए थे। अर्थात जो नरम दल के सदस्य थे वो कांग्रेस में रह रहे थे, लेकिन गरम दल के लोग जो है वो कांग्रेस से अलग हो गए थे। तो इस अधिवेशन में गरम एवं नरम दल दोनों का समझौता हो गया था। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। तो इसे अधिवेशन की सबसे खास बात ये थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता भी हो गया था और गरम और नरम दल का भी समझौता हो गया था। इसी अधिवेशन में जो बाल गंगाधर तिलक हैं उन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। एक कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट अधिवेशन है 1917 का। ये अधिवेशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि जो 1917 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में। और अध्यक्षता किसने की थी, तो
एनी बेसेंट जो एक आयरिश महिला थी, आयरलैंड की रहने वाली थी, उन्होंने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और सबसे खास बात इस अधिवेशन की ये थी कि प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में इनको जाना जाता है। कि एनी बेसेंट जो है, पूछा जाता है कि एनी बेसेंट ने जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी उनको प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है, और ये 1917 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। यदि बात करें महिलाओं की, तो पूरे कांग्रेस के अधिवेशन में केवल 3 ही महिलाओं ने अध्यक्षता की थी। सबसे पहले 1917 में की थी, 1917 में की थी एनी बेसेंट ने। इसमें यदि 8 जोड़ दें तो हो जाता है 1925। 1925 में सरोजिनी नायडू, जो कि भारत की प्रथम राज्यपाल भी थी, उन्होंने अध्यक्षता की थी। और यदि 25 में 8 जब हम जोड़ते हैं तो 1933 में की थी नलिनी सेन गुप्ता। तो हमें केवल 3 ही महिलाओं को याद रखना है, और जिनको यदि 1917 में 8 जोड़ते हैं तो 1925 में सरोजिनी नायडू जी ने अध्यक्षता की थी, और जब 1925 में जब 8 जोड़ते हैं तो 1933। 3 महिलाओं ने पूरे कांग्रेस के अधिवेशनों में अध्यक्षता की थी। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। यदि हम अब बात करें तो 1920, इसके बाद जो 1917 के बाद 1920 का अधिवेशन की हम बात करते हैं। तो अधिवेशन और स्थान कौन सा था, अध्यक्ष, विजेता, बाकी सारी बातें हम लिख चुके हैं। तो 1920 का अधिवेशन जब हुआ था तो पहले बुलाया गया था विशेष अधिवेशन। जब विशेष अधिवेशन बुलाया गया था तो ये अधिवेशन विशेष वाला हुआ था कलकत्ता में। और जब कलकत्ता में ये मतलब अधिवेशन हुआ था, उस समय अध्यक्षता कर रहे थे लाला लाजपत राय। और इस अधिवेशन की सबसे विशेष बात ये थी कि इसमें असहयोग, जो गांधी जी थे वो असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करना चाहते थे, और असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव जो है इस अधिवेशन में जो अध्यक्षता कर रहे थे लाला लाजपत राय जी, तो उन्होंने असहयोग प्रस्ताव को पारित नहीं किया। लेकिन इसके बाद हुआ था नागपुर में जो अधिवेशन हुआ था, ये वार्षिक अधिवेशन था। नागपुर पाला हुआ था 1920 में वार्षिक अधिवेशन, और जो कलकत्ता में हुआ था ये एक विशेष अधिवेशन था। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कई बार ऐसा होता था कि विशेष अधिवेशन भी बुलाए जाते थे, और लेकिन वार्षिक अधिवेशन हर साल दिसंबर में होता ही था। लेकिन ये बीच में एक अधिवेशन बुलाया गया था जो कि कलकत्ता में, और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित नहीं हुआ। लेकिन नागपुर वाला जो हुआ था विशेष अधिवेशन, इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को पारित कर दिया गया। अर्थात कांग्रेस ने इस अधिवेशन पर अपनी मतलब असहयोग प्रस्ताव पर अपनी सहमति जारी कर दी। तो नागपुर में जो अधिवेशन हुआ था इसमें अध्यक्षता कर रहे थे वीर राघवाचारी, और जो विशेष अधिवेशन हुआ था एक कलकत्ता में हुआ था, और लाला लाजपत राय जी अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें असहयोग आंदोलन पारित नहीं हुआ, और इसमें जो नागपुर वाला था वार्षिक अधिवेशन, इसमें वीर राघवाचारी जी अध्यक्षता कर रहे थे, और असहयोग प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया था। तो इसकी यही खास बात थी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। यदि हम नेक्स्ट की बात करें तो ये अधिवेशन हुआ था 1924, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था। 1924 में हुआ था, एक 40वां अधिवेशन था। पूछा जाता है कि 1924 का अधिवेशन 40वां अधिवेशन था, और ये बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। इसकी सबसे खास बात ये थी कि गांधी जी इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, और इनसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी ने कांग्रेस के पूरे अधिवेशन में कितनी बार अध्यक्षता की थी, तो मात्र एक बार ये अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। और पूछा जाता है कि कौन सा अधिवेशन, तो कांग्रेस का 1924 का अधिवेशन था, और ये बेलगांव कर्नाटक में एक स्थान है, वहाँ हुआ था अधिवेशन। और पूछा जाता है कि कौन सा अधिवेशन था, तो ये 40वां अधिवेशन था। 40वां अधिवेशन था और 1924 में हुआ था, और बेलगांव कर्नाटक में जो कि स्थित है, यहाँ ये मतलब हुआ था, और गांधी जी अध्यक्ष बने थे। मात्र एक बार पूरे कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। यदि हम बात करें तो 1925, इसके एक साल बाद तुरंत ही 1924 और 25 की हम बात करते हैं। तो 1925 में जैसे मैं पीछे आपको बता चुका हूँ कि जब 1917, मैं आपको इधर लिख देता हूँ, 1917 में जब हमने 8 जोड़े थे तो क्या हुआ था 1925। तो मैं आपको बता चुका था कि 17 में जब 8 जोड़ा था तो कौन सी महिला आएंगी, सरोजिनी नायडू जी। तो 1925 का अधिवेशन कानपुर में अधिवेशन हुआ था, और बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रही थी सरोजिनी नायडू, और सरोजिनी नायडू जिन्हें हम प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में जानते हैं, क्योंकि जो एनी बेसेंट थी वो भारत की महिला नहीं थी, इसलिए उन्हें
प्रथम महिला अध्यक्ष का श्रेय तो प्राप्त है, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष का जो श्रेय है वो सरोजिनी नायडू जी को प्राप्त है। तो प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में इन्हें जाना जाता है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है। और ये अधिवेशन कानपुर में हुआ था। और इसकी कौन से समय में हुआ था? तो 1925 में ये अधिवेशन हुआ था। तो ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है और इनमें से कोई भी अधिवेशन इसके आप नहीं कर सकते। इसके बाद 1929 में अधिवेशन हुआ था, 4 साल बाद। 1929 में और 1931 इन दोनों को हम साथ साथ में पढ़ेंगे। तो 1929 में अधिवेशन लाहौर में हुआ था, लाहौर जो कि पाकिस्तान में है वर्तमान में। तो लाहौर में हुआ था और अध्यक्षता कर रहे थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री अर्थात जवाहरलाल नेहरू जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और इस अधिवेशन की सबसे विशेष बात क्या थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग इस अधिवेशन में रखी गई थी। अब कांग्रेस ने कहा था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो अंग्रेजों के समक्ष बहुत ही बड़ी चुनौती थी कि भारतीयों ने पूर्ण स्वराज की इस अधिवेशन में मांग की थी। और यदि बात करें तो 26 जनवरी 1930 को एक डेट इन्होंने निर्धारित की थी कि इस दिन हम प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। और इसके बाद जो है जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसकी जड़ें जो थी वो 20 साल पहले 26 जनवरी 1930 से ही जुड़ी हुई थी। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ बात करें हम। तो 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन। इसके बाद जो 1931 में हुआ ये हुआ था कराची अधिवेशन। दोनों के दोनों पाकिस्तान के ही शहर में हुए थे। एक में हमारे अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी कर रहे थे और दूसरे में उप प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। तो उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल जी थे और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रकार से आप भी याद रख सकते हैं कि दोनों अधिवेशन जो हुए थे, जैसे यदि गैप देंगे तो 1929 और 1931, और ये लाहौर में ये कराची में, दोनों के दोनों पाकिस्तान के शहर हैं। और इस समय कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी अध्यक्षता और इस समय उप प्रधानमंत्री अर्थात वल्लभ भाई पटेल। और इसमें क्या बात थी कि पूर्ण स्वराज की बात थी। और इसमें हमारे जो उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल जी थे, इन्होंने इस बार की थी मौलिक अधिकार की मांग की थी और एक प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया था। तो इसमें पूर्ण स्वराज की मांग हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अध्यक्षता में और जो वल्लभ भाई पटेल जी थे इनकी अध्यक्षता में मौलिक अधिकारों की मांग को प्रस्ताव पारित हो गया था। तो इस अधिवेशन की एक खास बात और थी। इस अधिवेशन में गांधी जी जो थे, गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। तो एक कथन पूछा भी जा सकता है कि गांधी जी ने इस अधिवेशन में जो 1931 का अधिवेशन हुआ था कराची में, तो इसमें कौन सा कथन कहा था? तो उन्होंने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। तो ये किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। तो ये बहुत भी महत्वपूर्ण अधिवेशन था। अब हम यदि नेक्स्ट की हम बात करें तो हमारा था 1937 का अधिवेशन। यदि 1937 की हम बात करें तो 1937 का अधिवेशन जो था बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये 1937 का अधिवेशन जो था ये पहली बार गांव में अधिवेशन हुआ था, इसलिए ये अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो फैजपुर जो कि यूपी में स्थित है, यूपी में एक गांव है फैजपुर, तो ये फैजपुर गांव यूपी में स्थित है। और यदि बात करें तो कांग्रेस के जो सदस्य थे उन्होंने ये सोचा था कि हालांकि जो कांग्रेस के पिछले जितने भी अधिवेशन हो चुके थे वो सभी शहरों में हुए थे, जिसके कारण उन्होंने सोचा कि अब जो कांग्रेस को जो है वो गांव के स्तर पर भी दृढ़ बनाना चाहिए, जिसके कारण उन्होंने गांव में भी अधिवेशन प्रारंभ किए थे। और शहरों पर देखा जाए तो शहरों पर जनाधार जो था वो बहुत ही दृढ़ हो चुका था, धीरे धीरे करके अधिवेशन हो रहे थे। और जिसके कारण उन्होंने अब गांव में भी अधिवेशन प्रारंभ कर दिए थे, जिससे कि कांग्रेस को किसी एक स्थान की पार्टी ना बनाया जाए। और ये धीरे धीरे करके शहरों में हो रहे थे अधिवेशन, फिर गांव में होना शुरू हुए, जिसके कारण कांग्रेस जो है वो हर वर्ग का सहयोग प्राप्त कर चुकी थी। इसके कारण कांग्रेस ने जो हमारे भारत की आज़ादी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। यदि कांग्रेस उस समय एक पार्टी के रूप में ना आती तो भारत का इतिहास कुछ अलग होता। लेकिन भारत में कांग्रेस ने बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके कारण हमारे भारत को आज़ादी प्राप्त हुई थी।
तो यदि यदि आपसे मैं बात करूं कि 1857 की जो क्रांति थी उसमें जितनी भी कमियां थीं उन कमियों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूरा किया था। इसके कारण जो है भारतीय राष्ट्रीय जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें जो भी कमियां थीं कि उसका समय से पहले प्रारंभ हो जाना या नेतृत्व का अभाव, तो उन सारी कमियों को कांग्रेस ने ही पूरा किया था, जिसके कारण हमारे देश को आज़ादी प्राप्त हुई थी। तो ये देखा जाए तो कांग्रेस से ही रिलेटेड कुछ बातें थी जो मैंने आपको जानकारी दी। तो अब बढ़ते हैं आगे। जैसे जो 1937 का अधिवेशन हुआ था, ये अधिवेशन फैजपुर, और जो कि उत्तर प्रदेश का एक गांव है, फैजपुर में हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं, इन्होंने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और पहली बार एक गांव में अधिवेशन हुआ था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, पूछे भी जाते हैं। इसी प्रकार से जो कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए थे उनमें जो भी महत्वपूर्ण बातें होती थी उन्हें से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आगे बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे जितने भी अधिवेशन हैं, जो भी महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं, उन्हीं को हमने इस वीडियो में लिया है और उनसे जो पहले हम पढ़ चुके हैं वो भी सभी महत्वपूर्ण अधिवेशन ही थे। तो अब हम बढ़ते हैं। जैसे 1938 और 1939, यदि इन दोनों अधिवेशनों की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ही इन दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और बात करें जो हरिपुरा, जो कि गुजरात में एक स्थान है, हरिपुरा गुजरात में जो एक स्थान है, तो हरिपुरा में हुआ था 1938 का अधिवेशन। और यदि बात करें त्रिपुरी की तो ये 1939 में हुआ था। त्रिपुरी जो कि एमपी में स्थित है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश में। तो इन दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन एक बात पूछी जाती है कि जैसे राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना कौन से अधिवेशन के समय हुई थी, तो 1938 में, और जवाहरलाल नेहरू जी के समय में हुई थी 1938 के। जो राष्ट्रीय नियोजन समिति थी, जो प्लानिंग कमीशन होते हैं उन्हीं से संबंधित ये समिति थी, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी 1938 में इसकी स्थापना। और यदि बात करें जैसे 1938 का जो अधिवेशन था वो तो सुभाष चंद्र बोस जी ने हरिपुरा में किया था, लेकिन जब त्रिपुरी में ये अध्यक्ष बने थे तो एक इससे संबंधित एक गुत्थी उसको हम सुलझा रहे थे। जब त्रिपुरी में ये अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार खड़े हुए थे, तो एक तरफ तो सुभाष चंद्र बोस जी उम्मीदवारी कर रहे थे और दूसरी तरफ जो पट्टाभी सीतारामैया, जो कि गांधी जी के समर्थक थे, गांधी जी का समर्थन प्राप्त करे हुए विपक्ष में, सुभाष चंद्र बोस जी के विपक्ष में खड़े हुए थे। तो क्या होता है इस अधिवेशन में कि सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं और जो गांधी जी के समर्थक पट्टाभी सीतारामैया जी हार जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष बन जाते हैं। लेकिन इस बात से जो गांधी जी होते हैं वो हो जाते हैं नाराज, और इसके कारण, इनकी नाराजगी के कारण क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस जी अपना त्यागपत्र दे देते हैं और इस अधिवेशन की अध्यक्षता को छोड़ देते हैं। तो 1939 का जो अधिवेशन था उसमें सुभाष चंद्र बोस जी अपना त्यागपत्र दे देते हैं और इसके बाद बनते हैं राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष। जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी जाने जाते हैं। तो जब पूछा जाता है, ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है और कई बार पूछा जा चुका है कि 1939 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस जी जब अपना त्यागपत्र देते हैं तो उसमें अध्यक्ष कौन बनाया जाता है, तो राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बने थे। हाल ही में एक पेपर हुआ था यूपी पैट का, यूपी पैट, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो त्रिपुरी का अधिवेशन हुआ था 1939 में, तो सुभाष चंद्र बोस जी के त्यागपत्र के बाद किन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम बात करते हैं नेक्स्ट की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1940 से 45 ये बहुत ही बड़ा सेशन था, तो इस समय जो है अध्यक्ष बने थे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद को यदि बात करें तो 40 से लेकर 45 तक, 1940 से लेकर 45 तक बने थे अबुल कलाम आज़ाद। और इनसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन बने थे। यदि आप देखें तो लगभग 6 साल का समय हो जाता है, तो 1940 से लेकर 45 तक सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बने थे अबुल कलाम आज़ाद, जिनको यदि बात करें
तो भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में भी जाना जाता है अबुल कलाम आज़ाद को। और इनसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में कौन जाने जाते हैं। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष जो बने थे वो बने थे एपीजे अब्दुल कलाम, जो अबुल कलाम आज़ाद जी हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इनका पूरा नाम है। तो सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। और जब 1923 का अधिवेशन हुआ था तो उस समय ये अध्यक्ष बने थे और उस समय ये सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में जाने जाते थे, जो कि 1923 का अधिवेशन हुआ था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 1946 में जब अधिवेशन हुआ था तो ये अधिवेशन हुआ था मेरठ में। और जब मेरठ में अधिवेशन हुआ था तो उस समय बने थे जेबी कृपलानी अध्यक्षता कर रहे थे। तो इनसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी जी। और उसके बाद क्या हुआ था कि जैसे 1946 में बैठक हुई थी मेरठ में, तो जेबी कृपलानी जी ही अध्यक्षता कर रहे थे। इसके बाद 1947 में जब हमारा भारत आज़ाद हो जाता है तो उस समय भी स्वतंत्रता के समय जेबी कृपलानी जी ही अध्यक्षता कर रहे थे। लेकिन बात करें जो जैसे 1948 का, जो कि सबसे अंतिम 46 के बाद सीधे बैठक हुई थी 1948 में। 1948 में ये अंतिम बैठक थी और 55वीं बैठक थी। इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि जयपुर में ये अधिवेशन हुआ था, जयपुर में अधिवेशन हुआ था। और पट्टाभी सीतारमैया जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के 1939 में त्रिपुरी का जो अधिवेशन हुआ था उस समय सुभाष चंद्र बोस जी के प्रतिद्वंदी जो थे पट्टाभी सीतारमैया, उस समय तो ये पराजित हो गए थे। लेकिन इस बार जो 1948 का अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया जी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। तो और एक प्रश्न पूछा जाता है कि जेबी कृपलानी और पट्टाभी सीतारमैया, इन दोनों के जो अध्यक्षता है, इस जेबी कृपलानी और पट्टाभी सीतारमैया, इन दोनों की अध्यक्षता के बीच कुछ समय के लिए अध्यक्ष कौन बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुछ समय के लिए बने थे। लेकिन वो अधिक समय तक इसलिए अध्यक्ष नहीं बने थे क्योंकि वो जो संविधान सभा है उसके अध्यक्ष के रूप में भी चुने गए थे, जिसके कारण वो अधिक समय तक अध्यक्ष नहीं रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो पूछा जाता है कि जेबी कृपलानी और पट्टाभी सीतारमैया के बीच कुछ समय के लिए अध्यक्ष कौन बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रकार से जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन थे या उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी उनको हमने पढ़ा और जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उनसे संबंधित हमने सारी जानकारियाँ प्राप्त कर ली हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और यदि पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हालांकि मैं जानता हूँ कि आपने इतने अधिवेशन पढ़े हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें और इन अधिवेशनों के बारे में जो भी जानकारियाँ मैंने आपको दी हैं उनको बस धीरे धीरे करके रिकॉल करें, जिससे कि सारी जानकारियाँ आपको कंठस्थ हो जाएंगी और आपको याद भी हो जाएंगी। तो इस वीडियो को 2-3 बार देखें, जिससे कि सारी जानकारियाँ आपको याद हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।